सॉल्यूशन में राउल्ट लॉ स्टार्ट करना था, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे एक दिन। ये क्वेश्चन था, देखा जाए क्या कह रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा है कि 7 ग्राम, 7 ग्राम क्या है बोलो, नाइट्रोजन है, और 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों को मोल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर नाइट्रोजन लिखा हुआ है ना, तो बस इसको आप ऐसे समझिएगा N2, और ऑक्सीजन लिखा है तो इसको आप O2 समझिएगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपको, क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन एटम, तो आप उसको सिर्फ N समझेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु तो ऑक्सीजन का एक एटम समझेंगे। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन गैस लिखा हो फिर तो क्लियर ही हो जाएगा कि ये भी है। लेकिन अगर नाइट्रोजन लिखा हो तो यही सोचना, ऑक्सीजन है तो ये सोच के चलो। ठीक है, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक काम करते हैं, उसका मोल कैसे निकालेंगे। गिवन मास 7 ग्राम, और भाई कितना हो जाएगा बताइए, 1 का 14, 2 है तो कितना हो जाएगा 28, ये करके कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर, इसका परमाणु संख्या 7 होता है, द्रव्यमान संख्या 14, तो एक नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना होगा 23 हुआ ना। इसका बताओ कितना हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑक्सीजन का मास कितना है, 8 है ना, तो 8 है, गिवन मास रख दो। और O2 का कितना हो जाएगा 32, 32 कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर, अब अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मेरे हिसाब से तो 1/2 आ जाना चाहिए, यानी 0.5 आ जाना चाहिए। आई बात समझ में, कैसे पता चला देखो, क्या हमें फाइंड कर लेते हैं। वैसे हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को एक से दिखाओ या जीटा बोलो, और किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ना, तो O2 लिख देता हूँ मैं। तो इसका मोल कितना है 1/4, और टोटल कितना है 1/4 + 1/4, यही है ना, हो जाएगा ये 1/4, और इसका एलसीएम 2/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल आ गया, कितना 1/2 बराबर 0.5। देखो ये बिना सॉल्व किए भी आप आंसर कैसे कह सकते थे, देखो अगर इसका भी नंबर ऑफ मोल्स 1/4, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स 1/4, दो कंपोनेंट हैं और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, दो अवयव हैं, दो ही चीज मिले हुए हैं, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि एक 50% है, दूसरा 50% है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का सम कितना होता है 1, तो जाहिर सी बात है एक का 0.5 होगा, दूसरे का 0.5 होगा। सही बात समझ में। अगर यहाँ पे जैसे मान लो कभी ऐसा कि इसका आ गया 1/8, इसका 1/8, इसका 0.3, इसका 0.3, ऐसे करके मान लो सेम मोल आया, तो हाँ तुरंत बोल दो बिना कैलकुलेट किए कि 0.5 होगा एक का मोल फ्रैक्शन। सही बात समझ में। ठीक है, तो ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। आगे अगर बढ़े तो कह रहा है 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस अगर टर्म आ जाए तो समझ लेना कि वो जलीय है, पानी है, मतलब वाटर से बना हुआ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वहाँ पे वाटर है। 1000 ग्राम aqueous solution of CaCO3 contains 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड, इसमें आपका जो सॉल्यूट है ना, जो उसको विले कहते हो आप, जिसको घुलाते हो, वो आपका है CaCO3, और ये कितना है बताओ 10 ग्राम। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो 100 ग्राम होता है। कितना होता है 100 ग्राम। तो अगर यहाँ पे मोल्स अगर कैलकुलेट करो इसका, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ही मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में, तो गिवन मास कितना हो जाएगा, ये 10/100, इसका मोलर मास रख दूंगा, गिवन मास में मोलर मास ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। तो सॉल्यूशन में कितना मोल्स है वो पता चल गया, मास दिया था मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, कह रहे हैं कि 1000 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 contains 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, इसका कह रहा है सांद्रण बताओ। तो सांद्रण कह रहा है बताने के लिए, तो हम लोग कैसे बताएंगे बताओ, हमने क्या निकाला अभी, तो मोल्स निकाला, ये ppm में ऑप्शन दे रहा है और मोलारिटी में दे रहा है। तो मोलारिटी अगर फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोलारता कैसे निकालते हैं बताओ। हाँ, तो मोलारिटी आप बेसिकली यहाँ फाइंड आउट मत करो,
मैं पहले ही कैंसिल करता रहूँ, क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूशन का मास दे रहा है और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। और मास दिया है तो एटलीस्ट वॉल्यूम हम तभी निकाल सकते थे जब सॉल्यूशन का हमको डेंसिटी पता होता। सही बात समझ में? ठीक है। अब आप वाटर से बना हुआ सॉल्यूशन है, लेकिन वाटर की डेंसिटी आप सिर्फ थोड़ी ना इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वाटर के अंदर जब सॉल्यूट मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ है, तो उसकी डेंसिटी तो बदली होगी। तो ये मत समझना कि पानी से बना हुआ जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी पानी वाली डेंसिटी हो जाएगी, पानी का ही घनत्व तो हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो? उसके अंदर कुछ डाल दोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये बात समझ आ रही? ठीक है। तो डेंसिटी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग पीपीएम में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? तो नंबर ऑफ, नहीं नहीं, वो मास ऑफ सॉल्यूट, जो गिवन मास होता है, सॉल्यूट का मास, और भाई सॉल्यूशन का मास कितना है? 1000 इनटू पीपीएम निकालना होता है तो 10⁶। तो देख लो, एक जीरो से एक जीरो गया, दो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10⁴। कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है? नहीं, मैंने वेट बाई वेट का बताया था। तो अगर वेट बाई वेट निकालेंगे हम लोग तो 10/100 करेंगे। कितना करेंगे? हाँ, 10/1000 करेंगे, इंटू 100 करेंगे ना, तो कितना आएगा? आते हैं, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये भी कट गया। परसेंटेज वेट बाई वेट आया 1। तो मैंने बताया था कि अगर इससे पीपीएम कैलकुलेट करना हो तो मैंने बोला था जो परसेंटेज वेट बाई वेट आए उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ से। तो कहा नहीं तो फिर से वही आ गई, 1 × 10⁴ वही आएगा। यानी हम लोगों का आंसर ये ठीक ठाक है, सही है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो मोलारिटी में दे रखा है, एक्चुअल यहाँ पे ऑप्शन होना क्या चाहिए था? यही होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है। तो वही हम लोगों का वहाँ पे, ऐसे देखो ABC, और ये क्या होना चाहिए था? टी। ये सही होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो। वैसे सही आंसर इसका यही होगा। आगे बढ़े, आगे आते हैं। कैसे हुआ है सब? वैसे हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये सब ठीक है, ऐसे मैंने देखा है, मैं रेगुलर देखता हूँ, सब सब ठीक ही है। पता नहीं इसमें ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है ये सब। हाँ, ये देखिएगा, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, एक HCl है, उसकी मोलारिटी बतानी है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सीसी, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व तो दिया हुआ है। तो अगर डेंसिटी दिया है, घनत्व तो दिया है, कितना दिया है? 1.17 ग्राम पर सीसी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, HCl है ना? बताओगे इसका मोलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, बोलिए आप लोग 36.5 होगा ना? ठीक है। अगर मोलर मास की बात कर रहे हो तो ग्राम पर मोल, यही ना? ठीक है। अब कह रहे हैं इसका मोलारिटी बताओ। तो अगर इसका मोलरता निकालना है हम लोगों को, तो आई होप आप समझदार हो, ये प्योर वाला केस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतना। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन ना दो चीज़ कह रहा है, या तो आप HCl को प्योर मान के सॉल्व करोगे तो फिर वो अलग तरीके से आएगा रिजल्ट, और नहीं तो सॉल्यूशन अगर कह रहा है तो फिर जेन्युइनली आप वाटर को सॉल्वेंट मान के चलोगे कि पानी के साथ जो है सो कि इसको मिलाया गया है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो HCl का मास कुछ दिया है क्या? हाँ, कैसे मास निकालेंगे HCl का? उसमें अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से क्यों करेंगे? जैसे देखो, वो जो दिया है ना, देखो आप लोग इन्फॉर्मेशन पे ना, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया ठीक है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि क्या, कौन किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। ये अगर लिखा है ना डेंसिटी, घनत्व, तो इस बात को समझो कि ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, विलियन का घनत्व है।
तो ये उस चीज़ का डेंसिटी है कि अगर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसके अंदर कोई सॉल्यूट आपको मिला हुआ है, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका ये डेंसिटी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्योर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि HCl अकेला है। ठीक है, ठीक है, और तब मोलैरिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं ऐसे मान के चलूँ कि ये अगर अकेला है, जैसे वाटर के केस में याद है आपको, वही सॉल्यूट है, वही सॉल्वेंट है और वही, ठीक है, तो अगर वही सॉल्यूट है तो ध्यान से सोचो, यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखा है, ये जो डेंसिटी दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम, बोलो है या ना? ठीक है, तो मैं निकालना चाहता हूँ कि 1 लीटर में कितना। ये बात समझ में है? तो अगर मुझे यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/17 ग्राम बटा 1 cc, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे बोलो है ना? तो 1 cc में इतना है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आप सोल्यूशन लेते हो तो उसमें इतना ग्राम आपको जो है सो कि ये HCl मिलेगा। तो एक काम कर लो, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, 1/17 और बटा में कितना, 36.6, और बाई 1 cc को लीटर में कन्वर्ट कर लो, बाई 1000। 36.5। हाँ, ये 36.5 हो गया यहाँ पे। ये मैं मोलारिटी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ध्यान रख। ऐसा कुछ तो करके देखते हैं। ये हो जाएगा 117 बटा में 365, 1000 ऊपर भेज दो, 1 नीचे आ जाएगा, और ये 2 0 और नीचे आएगा, और इसके बदले में 1 0 ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ। ये हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया। ये कटेगा क्या? शायद कट जाए। 5 से तो ये कटना चाहिए मेरे हिसाब से, 5 से वो भी कटेगा। 5 7 35, 1 15, 5 3 15, 5 2 10, ये 0। अब नहीं, ये डेसिमल में ही जाएगा अब लग रहा है। 2 7 14, और 2 1 2 1 3, फिर 2 1 2, ये 0/73। तो इसको बताओ ना, डिवाइड करके क्या आता है? हाँ, एग्जैक्टली आ गया तो है ना। अगर ये प्योर हुआ तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे मैं जो बोल रहा था कि सॉल्यूशन अगर बोल रहा है तो आप वाटर सॉल्वेंट मान के चलोगे। ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर हम लोग सोचे भी कि वाटर उसमें सॉल्वेंट है, पहले तो ये समझो कि अगर ये प्योर है तो बना कैसे, थोड़ा सा। ठीक है, आराम आराम से सोचो, इसकी डेंसिटी पे फोकस करो। डेंसिटी से मैंने मोलारिटी फाइंड आउट कर ली, मुझे कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो अगर किसी ने मेरे को बोला कि भैया HCl का जो सॉल्यूशन है वो प्योर फॉर्म में है, तो वही सॉल्यूट होता है, वही सॉल्यूशन होता है, वही जो भी होता है, तो यहाँ पे वो बोला कि 1.17 ग्राम पर cc, ये दिया हुआ था। इसका मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसमें से निकालूं वॉल्यूम के हिसाब से, 1 cc अगर निकालूं उसमें से, या 1 ml कह लो, उसी को ज़्यादा आसान लगेगा आपको, ml कह लो, तो 1 ml हमने माप के निकाला, जैसे होता है ना किरासन तेल मापने वाला डब्बा, तो 1 ml मैंने माप कर निकाला। सिरिंज में देखते हो 2 ml 4 ml 5 ml ऐसे लिखा रहता है, तो 1 ml मैंने निकाला और उसका मास कैलकुलेट किया, मैंने वजन किया, तो मेरे को पता चला वो 1.17 ग्राम है। कहानी ये है। तो 1.17 ग्राम कौन है? HCl है। अगर उसको वो मास में दिया है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उसको मोल्स में कन्वर्ट करूँ, तो कैसे करूँगा बताओ? तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, उसका जो मास है उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स में कन्वर्ट कर जाएगा। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, 1.17 में उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया HCl के, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इतना मोल्स, अरे इतना ग्राम कहो, चाहे इसको ऐसे बदल के बोलो, इतना मोल्स, अरे है ना, बोलो। ठीक है, तो इतना मोल्स 1 ml में, अब 1 ml का मतलब कितना लीटर,
अगर मैं उसको लीटर में कहना चाहता हूँ तो 1/1000 लीटर, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ कि 1/1000 लीटर में इतना मोल, और मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या करना होता है, जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लीटर में। तो भाई मेरे पास HCl ही सॉल्यूट है, तो उसी को मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, वही सॉल्यूशन है उसी को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ जाएगा, ये आ गया हम लोगों का, जो भी आप कह रहे हो 32.05। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इस क्वेश्चन में मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl, तो यहाँ पे लिक्विड HCl लिखा हुआ है, वैसे क्या लिखा हुआ है? हाँ, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे फिर सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करके ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। जैसे क्या बोला गया था, वाटर वाले केस में क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्यों? क्योंकि वो प्योर बोल दिया था, ठीक है। तो ये जब टर्म यूज़ करता है ना तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो दिमाग में एक आ जाता है, ना चाहते हुए भी वाटर दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी मिल रहा है मेरे को। मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl, लिक्विड HCl है, उसका मोलैरिटी बताओ, इसका क्या सेंस जाता है, सिर्फ HCl है, अरे हाँ कि ना? ठीक है। लेकिन फिर यहाँ आते आते इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अब कह रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है वो किसी के साथ मिला हुआ है, उसमें कुछ मिला हुआ है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है, खैर कोई नहीं। तो यहाँ इसको हम लोगों ने इसको प्योर फॉर्म में मान करके सॉल्व किया है, ठीक है। चलो, तो ये भी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, सॉल्यूशन में मैंने बोला था एक चीज, ये इसके सारे टॉपिक्स होते बहुत आसान है, थ्योरी बहुत आसान होते हैं इसके, इसके न्यूमेरिकल जल्दी बनते नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं उसी का बेस बना रहा हूँ कि कंसंट्रेशन टर्म हो गया, मोल्स हो गया, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तब जाके इसका क्वेश्चन बनाओगे तो बढ़िया से बनेगा आपको, ठीक है। और अभी आएगा भी, अब चलो, द मोलैरिटी ऑफ 98% वेट, भाई वेट वही बात है, H2SO4, और डेंसिटी दिया है इतना ग्राम पर ml इज द मोलैरिटी ऑफ 98% वेट बाई वेट। अच्छा, तो अभी तो ये हम लोगों ने काम किया था शायद, क्या बताओ? परसेंटेज वेट बाई वेट हमको दिया हुआ है कितना, 98%। द मोलैरिटी ऑफ, देखो यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे, द मोलैरिटी ऑफ, इसके बाद यहाँ छोड़ दो, सीधे यहाँ जाओ, इसको पढ़ो, H2SO4, द मोलैरिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 का मोलैरिटी, और ये डेंसिटी दिया हुआ है उसका, ठीक है, और जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट कितना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो, क्या लेते हो, तो उसमें 98 ग्राम क्या मिलेगा, बोलो? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो तो 98 ग्राम क्या मिलेगा, सॉल्यूट मिलेगा। कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ा रहा था मैं बार बार इसको बोल रहा था कि आप बोलो बोलो, प्रैक्टिस करो इसको। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे, विलियन लोगे, तो 98 ग्राम विले मिलेगा, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब ये होता है, ठीक। अब एक बात बताना, आपको पूछ रहा है कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट ये दिया हुआ है, ये कौन है, H2SO4 है, ठीक है। एक काम करो, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पे ये दी गई है, ये सॉल्यूशन की ही डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी है, ये मास है, डेंसिटी और मास से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे बताओ, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो? मास द्रव्यमान बटा डेंसिटी, अरे बोलो हाँ या ना? अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व ना होगा भाई, यहाँ वाला वहाँ गया है तो वहाँ वाला यहाँ आ गया है, तो मास कितना लेना है, चलो 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया है 1.8, इसको ठीक से ऐसे कर दो, कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 1000 और बटा 18, ये कितना आएगा बताओ, जल्दी बोलो, ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 1/18 लीटर, बोलो है ना? आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैंने क्या बोला, इससे एक मैसेज निकाला कि अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो उसमें 98 ग्राम सॉल्यूट होता, और सॉल्यूट कौन है, H2SO4 है, क्लियर। तो भाई 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो मैंने उससे डेंसिटी और उस सॉल्यूशन के ही मास है, देखो जब मैं वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल रहा हूँ तो सॉल्यूशन की ही डेंसिटी और सॉल्यूशन का ही मास इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता
कि 1/18 लीटर में, सोचना आराम से और बताना, 1/18 लीटर में 98 ग्राम सॉल्यूट है। क्योंकि ध्यान से सोचो ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन को ही तो बस वॉल्यूम में बदल रहा हूं, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन को ही मैंने बस वॉल्यूम में बदल दिया, लीटर में बदल दिया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 1/18 लीटर में कितना है, इतना है बस। तो ये 98 ग्राम है, और भैया 98 ग्राम को मोल में बदलो, क्योंकि आपको मोलारिटी पूछ रहा है, और मोलारिटी के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए। तो 98 ग्राम अगर ये है, तो इसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो समझदार हो, 98 ग्राम और बटा गिवन इसका मोलर मास H2SO4 का 9080 होता है, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 मोल। तो आप अब ऐसा बोलो ना कि भैया 1/18 लीटर में 1 मोल है, अरे बोलो आया ना। तो 1/18 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है, तो 1 लीटर में 1/1/18, यानी ऊपर चला जाएगा 18, खत्म कहानी। नहीं है समझ में? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है बाहर में, विले का मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में। इधर देखो क्या चल रही है, क्योंकि इसलिए, क्योंकि इतना में इतना, इसलिए इतना में कितना, एक एक नियम चल रहा है, यूनिटरी मेथड चल रहा है। ये बात आपको अगर समझ में आती है तो क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है? चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन है फिर कल सॉल्व करेंगे, आज क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो ये पढ़ लिए थे। वाष्पन क्या चीज होता है कि कोई भी लिक्विड अगर छोड़ दो तो रूम टेम्परेचर पे या उससे कम तापमान में भी क्या होता है, बोलो। हाँ, अपने आप अगर गैसेस फेज में वो बदलने लग रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पन। वाष्पीकरण एक क्या होता है, वेपराइजेशन, जो हम करते हैं, गर्म करके उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाते हैं और गर्म कर करके उसको वाष्पीकरण शुरू कर देते हैं। संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन, जब वापस वो ठंडा होकर के गैसियस फेज से लिक्विड फेज में, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में वापस आने लगता है, तो इस चीज को हम कहते हैं कंडेंसेशन। साम्यावस्था क्या होता है, जब इवेपोरेशन, जब मान लो खुद से वो गैस फॉर्म में जा रहा है और फिर एक टाइम पे वो ठंडा होकर के फिर से लिक्विड फेज में आ रहा है, इन दोनों का रेट जब बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है, तो उस फेज को, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो कोई भी अगर क्लोज कंटेनर है, बंद बर्तन है, उसकी बात अभी करेंगे हम, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि साम्यावस्था की स्थिति में, मतलब जब दोनों का रेट सेम हो आने जाने का, गैसियस फेज से लिक्विड और लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाने का, अगर रेट सेम हो, उस स्थिति में द्रव सतह के ऊपर जो वेपर्स होते हैं, जो वाष्प होते हैं, वो एक प्रेशर लगाते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को कि जैसे कि वो टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है, टेम्परेचर से प्रभावित होता है, उसका नेचर, जो मैटर आप, जो पदार्थ आप ले रहे हो, जो सोल्यूशन ले रहे हो, जो लिक्विड आप ले रहे हो, उसका नेचर कैसा है, उसके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, वो वेपर प्रेशर को चेंज कर सकता है। लेकिन जो बर्तन का आकार होगा, आकृति होगी, शेप साइज होगा, वो फर्क नहीं डालेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम क्या है, इसको जरा आराम आराम से बढ़िया से समझना। तो ग्राफ आ गया अभी जो है, सो कि यहाँ पे इसको हम लोग बाद में नोट करेंगे, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो, मान लो कि यहाँ पे हम लोगों का ये कोई कंटेनर है, और इसके अंदर कहानी कुछ ऐसी है कि दो कंपोनेंट हैं, दो अवयव हैं, दो चीज़ों को मिला करके सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है। चलो दो मिला ही लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। एक हम लोग बोल देते हैं कंपोनेंट ए, और दूसरे को बोल देते हैं बी, ठीक है। दो कंपोनेंट है ए और बी। अब अगर यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, मतलब वाष्पन होगा, तो दोनों का होगा, बोलिए हाँ कि ना। दोनों वोलाटाइल है, दोनों लिक्विड क्या है, वोलाटाइल है। यहाँ पे हम लोग वही लिक्विड ले रहे हैं, वही सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में लिक्विड है जो वोलाटाइल है, जो वेपर फेज में जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, जो वाष्पीकरण होगा,
ये बात पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं, बल्क मतलब जो अंदर वाले होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरफ से नहीं होता, तो अनबैलेंस फोर्स लग रहा होता है। तो जो है सो कि ये जो है सो कि ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, इसी कारण ये वेपर्स में जाते ही हैं। तो एक टाइम पे इसके अंदर ये जो स्पेस था, इसके अंदर क्या बनेगा, वेपर्स बनेंगे, वाष्प बनेंगे। इसके अंदर जो वाष्प बनेगा, क्या वो सिर्फ ए का होगा या बी का होगा? तो सवाल ये है कि डिपेंड करता है कि ए और बी अगर दोनों वाष्पशील है, वोलाटाइल है, जैसे हमने इसमें ले लिया अल्कोहल और पानी, तो पानी भी वाष्पीकृत होता है, उसका भी वाष्पन होता है, और अल्कोहल का भी वाष्पन होता है। अब आपने उसके अंदर मान लो ले लिया पानी और फिर नमक, क्या ले लिया, एक अवयव पानी है, दूसरा नमक है, तो पानी का होगा, नमक का नहीं होगा। यही बात समझ में? तो आप डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का बना रहे हो। फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें ए और बी जो दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों वोलाटाइल हैं, दोनों वाष्पशील हैं। ये टर्म आपको परेशान कर रहा है क्या, वाष्पशील, वोलाटाइल? अरे वैसा चीज जिसको आप कहीं रख दो तो उसमें से अपने आप जैसे कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने लगे। जैसे पानी ऐसे रख देते हो तो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। इसका क्या मतलब है कि उसमें से पानी वाष्पीकृत होकर के क्या जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, जैसे घर में ऐसे क्या है, कोई सॉलिड चीज़ है, आप देख लो, ठोस अवस्था में कोई चीज़ें होती हैं, उसको रख देते हो, क्या होता है, उसका मास या साइज शेप क्या घट जाता है? क्या नहीं घटता ना। एक ईंट रख दो जैसे वैसे रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें से कोई पार्टिकल उड़ के बाहर नहीं जा रहा है, उसका फेज नहीं बदल रहा है, भाग नहीं रहा है। लेकिन लिक्विड फेज में कई सारी चीज़ें होती हैं जो रख दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होने लगता है। पेट्रोल है, खुला छोड़ दो, क्या होगा, 2 घंटे बाद गायब हो जाएगा। आई बात समझ में? सेंट, परफ्यूम है ना, वैसे आप छोड़ोगे नहीं, पता है मुझे, ठीक है। तो क्या होगा, समझ में आ रही बात? तो जो चीजें स्वतः वाष्पीकृत होकर के, वो मतलब वाष्पीकृत होकर के इवेपोरेट हो जा होकर के और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल, वाष्पशील। अभी परेशान कर रही है बात? तो वोलाटाइल वाष्पशील समझ आया? तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, और दोनों वोलाटाइल है, दोनों वाष्पशील हैं और आपस में मिक्स्ड है। तो अब यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं वो सिर्फ ना तो ए के बन रहे हैं और ना बी के बन रहे हैं, दोनों के बन रहे हैं। अब दोनों के वेपर्स इसके अंदर मिक्स्ड हैं, दोनों के वाष्प इसके अंदर हैं। तो सवाल ये है कि इसके अंदर जो प्रेशर आएगा, इसके ये जो वाष्प बने हैं, तो ये एक उत्पन्न करेंगे क्या, दाब, प्रेशर। और इसको हम क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे वाष्प दाब। ये जो वाष्प यहाँ पे प्रेशर बनाएंगे, दाब बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। ये जो वेपर से यहाँ पे प्रेशर बनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ ना, ये भी वेपर्स, एक बार समझ में। तो अभी जो ऐसा कि ये प्रेशर जो बनाएंगे, वो प्रेशर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है हम लोग। इसके लिए हम लोगों को कौन आता है, राउल्ट्स लॉ। आई बात समझ में? लेकिन राउल्ट्स लॉ थोड़ा सा क्या करता है, ये बताता है कि यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा, ये दोनों मिलकर जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कितना प्रेशर, अच्छा उस प्रेशर जो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसमें किसका योगदान है, ए का या फिर बी का या फिर दोनों का, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो राउल्ट्स लॉ में ये बताता है कि ए का कितना कंट्रीब्यूशन है और फिर बी का कितना कंट्रीब्यूशन। राउल्ट्स लॉ यही है। राउल्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले उसका क्या थीम है उसको सोचो, उसको बढ़िया से समझ लो। वापस आते हैं, हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, 2 अवयव मिला करके हमने बनाया, 3 अवयव मिला करके बनाया, फिलहाल हम लोग बाइंडिंग ही पढ़ते हैं। तो 2 अवयव हमने लिए, 2 कंपोनेंट लिए। मैं फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पे, मैं अवयव ही ज्यादा करके बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कौन ज्यादा है कौन कम है, किसका मास कम है किसका कम ज्यादा है, किसका फेज क्या है, आई बात समझ में, बहुत सारी चीजें मैटर करने लगती हैं। इसलिए कंपोनेंट बोलो सबसे बेस्ट है। तो अवयव ए और अवयव बी, दो चीजें आपस में मिक्स्ड है, और ये दोनों आपस में मिले हुए, दोनों वोलाटाइल हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। वेपर्स दोनों के बन रहे हैं, इन दोनों के वेपर्स बने, अब यहाँ पे इस बर्तन के अंदर वेपर्स भर गए जो स्पेस था, और भी बनेगा तो क्या होगा, प्रेशर आएगा यार। अब प्रेशर ये क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे वेपर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, मैंने ये बोला था आपको, याद करो सही से, पीवी बराबर एनआरटी। अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, इस कंटेनर का आर कांस्टेंट ही है, और वॉल्यूम तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, बर्तन का आयतन थोड़ी बदल जाएगा।
कि वेपर्स बढ़ने लगे तो बर्तन फैलने लगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर में कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे वेपर्स बनेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स अगर वेपर्स के इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना, अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा टोटल प्रेशर, राउल्ट्स लॉ में उसके बारे में जानकारी अभी नहीं देता, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसके हेल्प से, वो अलग बात है। लेकिन राउल्ट्स लॉ ये बताता है कि जो यहाँ टोटल प्रेशर आ रहा है उसका कितना हिस्सा अवयव ए उत्पन्न कर रहा है, ए का कितना कंट्रीब्यूशन है इस टोटल प्रेशर में और बी का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कोई काम हो रहा है तो दोनों दो लोग मिलके कर रहे हैं, ए कितना किया और बी कितना किया, ऐसा कुछ कहानी है। तो ये यहाँ जो पूरा जो प्रेशर आ रहा है उस टोटल प्रेशर में ए कितना क्रिएट कर रहा है और बी कितना क्रिएट कर रहा है, इसके बारे में हमको समझना है। ये राउल्ट्स लॉ बताता है। कोई दिक्कत? तो ये कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि देखो भाई, जो अवयव ए है ना, जो अवयव ए है वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको हम दिखाएंगे पी से और नीचे लिखेंगे ए, ऐसे दिखाएंगे। पी ए का मतलब क्या होगा, हाँ हाँ, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, अवयव ए के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, अवयव ए के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब। क्लियर? अब ये इसमें कितना अपना हिस्सेदारी निभा रहा होगा, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है। ये कहता है अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये अकेले होता, जैसे इसमें इसमें ये नहीं होता, बी होता, सिर्फ सॉरी मतलब बी नहीं होता, सिर्फ अकेले ये होता, तो ये जितना प्रेशर क्रिएट करता शुद्ध अवस्था में, अकेले जब होता मान लो, तो मान लेते हैं कि अकेले शुद्ध अवस्था में जो प्रेशर क्रिएट करता वो एक्स कर रहा था, सपोज अगर वो अकेले होता तो खुद वोलाटाइल था, वाष्पशील था, उसके वेपर्स बनते, उसका प्रेशर आता, हम मेजर कर लेते, जो प्रेशर था उसका 100% उसका था, कोई था ही नहीं उसके अंदर। मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, एज्यूम करो कि वो अकेले है, तो उसका प्रेशर हमने एक अलग कंटेनर में अकेले रख करके मेजर कर लिया कि वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्लियर? और वो मिला एक्स। तो अगर वो प्योर फॉर्म में अगर प्रेशर एक्स क्रिएट कर रहा है और अगर उसके साथ कोई दूसरा आके मिल गया या इसको ले जाकर किसी में हमने मिला दिया, तो अब इसमें दो चीज के प्रेशर आ गए, तो उसमें अब ए का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो प्योर फॉर्म में जितना ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था उसका मल्टीपल आ जाएगा, उसका गुणनफल आ जाएगा कि ये इसमें इसका मोल फ्रैक्शन कितना है। जितना प्योर फॉर्म में अकेले प्रेशर क्रिएट कर रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। फिर से वापस आते हैं, मुझे चाहिए यहाँ पे दो अवयव हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों मिलकर के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हमें पता करना है कि ए कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, टोटल प्रेशर का कितना हिस्सा ए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए कितना दाब उत्पन्न कर रहा है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल का मतलब क्या होता है, अंशतः कोई हिस्सा, हाँ या ना। जैसे मान लो कि पार्शियली यही होता है ना, जैसे कोई काम हो रहा है तो हम बोलेंगे भाई 4 लोग मिलके किए, तो हम बोलेंगे उसका कुछ हम पार्शियल किए होंगे, पूरा तो हमने किया नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बोलूँ कि जो प्रेशर ए का है, क्या मैं उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहूंगा या सिर्फ कहूंगा प्रेशर ऑफ ए, कंपोनेंट है, मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहूंगा, हाँ ना बोलो। अगर आपके साथ कोई मिलके काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप 100% कर नहीं सकते। हो गया कि ठीक है, ये अलग बात है कि आप ज्यादा कर सकते हो सकता है कि वो कम वोलेटाइल हो रहा हो, आप ज्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं, ज्यादा वाष्पीकरण आपका चल रहा है, आपके वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं उसके कम बन रहे हैं, तो उसका प्रेशर कम है आपका ज्यादा है, लेकिन 100% आपका हो नहीं सकता। अगर वो भी वोलेटाइल है आप भी वोलेटाइल हो, तो ये डिपेंड करता है कि भैया आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं या जो भी है वो अलग बात है। लेकिन अगर कुछ आ गया, वाष्पीकरण उसका भी हो रहा है, इवेपोरेशन उसका भी हो रहा है, ठीक ना, वाष्पन उसका भी हो रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो 100% आपका हो नहीं सकता। तो आपको आपका कितना है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसको क्या बोलेंगे, अवयव ए का आंशिक दाब, अवयव ए का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पूरे प्रेशर का जो हिस्सा ए का है उसको बोल रहा हूं मैं पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये बात समझ आए, वो कितना होगा, तो भैया अगर ए अकेले होता टोटल इतना ही वॉल्यूम लेते, इतना ही उसका कम हिस्सा लेते, तो वो प्योर फॉर्म में जितना अपना प्रेशर क्रिएट करता वो उसका मल्टीपल हो जाता क्या, मोल फ्रैक्शन। जैसो कि इसके अंदर जितना ए का अवयव ए का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन आप पढ़े हो ना, बोलो है ना, ठीक है, उसका मल्टीपल। अब ये जो मैं एक्स बार बार दिखा रहा हूं ना,
इसको हटाने की बारी आ गई है। यहाँ पे हम लोग जो है सो कि दिखाते हैं P, यहाँ पे ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा 0, इसको पढ़ते हैं P0A। क्या पढ़ते हैं? P0A। चलो ध्यान से, एकदम इसी शेप का, थोड़ा साइज में छोटा बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। मान लो थोड़ा देर के लिए कि इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इसमें सिर्फ अकेले है अवयव A, इसके वेपर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? इसके वेपर्स बन रहे हैं। तो इसका जो यहाँ प्रेशर होगा ना, उसको भी तो PA ही बोलोगे। तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना भाई, कि अगर A के साथ कुछ मिल गया और इसके अंदर भी A का कुछ प्रेशर है, और जब ये प्योर फॉर्म में था इसके अंदर भी कुछ प्रेशर है, तो दोनों को PA से दिखाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब प्योर फॉर्म में होगा तो उसका प्रेशर जब जो भी होगा उसके लिए हम यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि इसके साथ जो चीज मिला हुआ है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग नॉट। नॉट का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? ये नहीं कि प्रेशर क्या है, कुछ भी नहीं, ना ना ना, इसका प्रेशर है, इसके साथ जो मिला हुआ है उसका क्या है, कुछ भी नहीं। समझ आया? ये प्योर फॉर्म में अकेले है, तो इसका जो प्रेशर होगा उसको क्या दिखाएंगे? P0A। ठीक है। और अगर मैं PA लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? ये है प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म। प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म, शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब। मैं सबकी पहचान लिख देता हूं आराम से, आप कॉपी में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इन सबको समझो इंडिकेशन को। लेकिन अगर पीए लिखा मैंने तो ये होगा अवयव ए का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसका मतलब है कि ए के साथ कुछ मिला हुआ है, उसमें ए कितना अपना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है पीए। ये बात समझ आया? कोई दिक्कत? तो अगर मेरे को पता करना है कि भैया दो चीज आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि इसमें तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि सोचो ना, उसको कुछ कम करेगा नहीं करेगा। ऐसे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है यार, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है। अब जरा यहां सोचो, जब ये प्योर फॉर्म में है, तो अगर ये प्योर फॉर्म में है और मैं पूछूं कि इसका मोल फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? जो कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स और बटा, तो ये अकेले है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर Na लिखोगे और बटा में Na बटा प्लस Nb लिखोगे। लेकिन B तो कुछ है ही नहीं ना, तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस में 0 चाहे कुछ लिखो ही मत, तो कट के कितना आएगा? तो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करो तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो PA बराबर P0A हो गया। इसका क्या मतलब है? ये तो मीनिंगलेस बात हो रही है, लेकिन समझा करो बात। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अपना मतलब इसका पार्शियल प्रेशर इसके प्योर प्रेशर के बराबर है। अरे यार, तो अकेला होगा तो वही होगा ना। तो जब ये अकेला था तो जो इसका पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? जितना इसका प्योर फॉर्म में टोटल प्रेशर होगा उसका अपना ही प्रेशर है। अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अब हम इसके अंदर कुछ डाल दे लाके, दूसरा चीज डाल दें, और वो भी वोलेटाइल हो, तो क्या करेगा भाई? सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं, अब दूसरा कोई बी डालोगे तो उसके भी तो सरफेस पे आएंगे, उसका भी तो चलेगा। तो इसके वेपोरेशन पे कुछ फर्क डालेगा कि नहीं डालेगा? अब सरफेस पे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो पहले अब यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था, तो दोनों जा रहे थे, दोनों जगह से इवेपोरेशन चल रहा था, वाष्पन चल रहा था। अब ए भी पूरा सरफेस पे है, तो ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, तो जहां जहां बी आके इवेपोरेट कर रहा है, सोच के देखो, वहां तो ए अब नहीं है, तो ए का प्रेशर पहले प्योर फॉर्म में जितना होगा उससे कम होगा कि नहीं होगा? अरे सोचो ना, क्या उतना प्रेशर जो P0A था प्योर फॉर्म में, क्या उतना प्रेशर अब रह जाएगा? नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे ना पार्शियल हो गया, अंशतः हो गया। जो टोटल प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा अब ये क्रिएट कर रहा है, अकेले पूरा क्रिएट नहीं कर रहा है। नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत? तो वो कितना करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको बताया राउल्स ने कि भैया जो प्योर फॉर्म में टोटल प्रेशर क्रिएट कर रहा था उसे मल्टीप्लाई करो कि जब आपने जो सॉल्यूशन बनाया है 2 वोलेटाइल लिक्विड लेके, उसमें ए का कितना मोल फ्रैक्शन है। क्योंकि अब अगर 2 कंपोनेंट आए हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 तो नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे मान लो ए है 2 मोल, सपोज करो, और बी है हम लोग का 2 मोल। ध्यान से सुनना, ए भी है 2 मोल, बी भी है 2 मोल। आसान वैल्यू ले रहा हूं समझने के लिए। तो अगर मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/2, 0.5। अरे बोल, अभी तो समझाया था कि 2 अवयवों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 0.5 होता है। आ गया ना यूज क्वेश्चन का? ध्यान से सुनो अब। तो इसका क्या मतलब है, दिमाग में जोड़ डालो थोड़ा सा।
कि यहाँ पे अब ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 यानी 1/2 लाके मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो अकेले था जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उसका आधा प्रेशर अब वो अकेले क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर पूरा नहीं कर रहा है। और भेजा लगाओ, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डालो तो दिमाग भी काम करेगा कि अगर इस सॉल्यूशन में 2 मोल्स ए था, 2 मोल्स बी था, ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इक्वल है, इक्वल है। तो जितना इवेपोरेशन इसका होगा उतना इवेपोरेशन इसका होगा। जो जितना प्रेशर ये क्रिएट करेगा उतना प्रेशर ये क्रिएट करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना। प्योर फॉर्म का आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई एक चीज, ये बात समझो थोड़ा सा, अभी जो मैंने बोला अगर उसको थोड़ा सा हटा दो, इसका ये मतलब हुआ कि भाई अगर दोनों बराबर बराबर हिस्से में मिले हुए हैं तो पहले जितना ये प्रेशर क्रिएट कर रहा था, ठीक है, उसका ये क्या कर देगा, दूसरा वाला आके उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। ये बात समझ आया? नहीं आया? ठीक है, तो ये होता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसी चीज को, हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल, पहले मैं लिख ही देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, अवयव ए का, अवयव ए का आंशिक दाब। अब मैं पीवी लिखूंगा तो समझ जाओगे? अरे बोलो हाँ या ना। सबको अलग अलग लिखना जरूरी थोड़ी ना है। अब मैं इसको लिख देता हूँ पी नॉट ए, इसको क्या बोलूंगा, बोलो बोलो, प्रेशर, हाँ, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। और कंपोनेंट क्यों लिखना, अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका हिस्सा थोड़ी ना है, वो तो पूरा का पूरा ए ही है। प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में अवयव ए का ताप, शुद्ध, शुद्ध अवस्था में अवयव ए का ताप। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। और आगे अगर देखो थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होने वाला है हम लोगों का कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, वो कितना होगा, तो हो जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन, क्या है बरो, जीटा ए का क्या मतलब हुआ, ए का मोल फ्रैक्शन, और जो उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर होता उसका मल्टीपल ये होगा। ये समझ आया? नहीं आया? यहाँ आ गया तो फिर अब सारा आसान है, क्योंकि अब मैं पीवी बराबर लिख दूंगा जीटा बी इंटू पी नॉट बी, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं वापस आना चाहूंगा और आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्टेटमेंट में बात करना चाहूँ। क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें थोड़ा सा, इस स्टेटमेंट को पहले ठीक से समझें, घबराइए मत, आ जाएगा, लिख लीजिएगा। पर नियत ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। वाष्पशील द्रव के विलयन में जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह का प्रेशर की बात करें तो वोलाटाइल होना ही चाहिए, वाष्पशील वही वोलाटाइल लिक्विड। नियत ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का, जो भी अवयव आपने मिला रखा है, ए हो बी हो जो भी, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर, उसके विलयन में उपस्थित मोल अंश, अपने सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जितना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सोच के देखो, जितना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी ये कहानी कही जा रही है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जीटा ए के। और ऐसे समझो गणित के हिसाब से, तो पी ए इक्वल लगाओगे तो कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट कौन आएगा, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए जीटा ए बनेगा। आया समझ में? और पी नॉट ए कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होगा। जिस दिन ये 1 हो गया, ये इसका क्या मतलब, दो चीज क्लियर हुआ, अगर ये 1 हुआ इसका मतलब वो अकेले है,
क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का 1 कब आएगा, जब वो अकेले होगा। तो अकेले हो तो प्योर फॉर्म में आ गया। तो दूसरा चीज ये समझ में आया कि अगर प्योर फॉर्म में होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होगा, जितना उसका टोटल प्रेशर वही पार्शियल प्रेशर है। ये बात आपको समझ आती है? ठीक है, ये समझ आया? तो आप ऐसे कह सकते हो। दूसरा ये पढ़ो जरा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, कोई भी जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका जो वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर होता है ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसका गुणनफल होता है किसके साथ, विथ वेपर प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ प्योर फॉर्म। जब वो शुद्ध अवस्था में होता है, जब वो प्योर फॉर्म में होता है, उस टाइम उसका कितना वेपर प्रेशर होता है, उसका प्रोडक्ट होता है किसके साथ, सॉल्यूशन में जब उसको उसके साथ कुछ मिला दे रहे हो तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना उसमें है, उसका प्रोडक्ट होता है। ये बात आपको समझ आई? नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो प्योर फॉर्म में किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी अवयव ए हो बी हो कोई भी हो, उसका अपना इतना प्रेशर है। ठीक है, जैसे ही उसके साथ कुछ आके मिला, अब बेचारा वो उसका मोल फ्रैक्शन 1 रह नहीं गया, वो चेंज कर जाएगा। तो अब उस सॉल्यूशन में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है और प्योर फॉर्म में कितना उसका प्रेशर था, वो मल्टीप्लाई कर दो। ये बात आपको समझ आती है? ठीक है, इस बात का खासा ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों का है हाथ उठाओ? क्लियर है सबको? तो ये है राउल्ट्स लॉ। तो हाँ बोलिए, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है, बार होता है, टॉर होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो मरकरी ऑफ लेंथ होता है, और बोले हैं, सब यूज होंगे और सब याद रखने पड़ेंगे, सब करने पड़ेंगे भाई। 12th का सिलेबस कोई खिलौना नहीं है, मैं तो सीधा जानता हूँ। ठीक है, 12th का सिलेबस बिल्कुल कोई खिलौना नहीं होता है भाई। ठीक है, चलो, तो एक काम करते हैं। अच्छा भाई, कोई कुछ तो कर यार। हम्म, कोई नहीं, चलो, पहले आप ये राउल्ट्स लॉ लिखो, उसके बाद फिर वो डायग्राम वगैरह लिखना। तो बताओ, ए का तो पार्शियल प्रेशर इतना होगा, बी का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उसमें बी भी तो था, तो कितना हो जाएगा? अगर वो प्योर फॉर्म में रहता तो उसका जो प्रेशर होता क्या बोलते हैं, पी नॉट बी। और अगर इसके साथ हमने देखो ए के साथ अगर बी को मिलाया तो वही बात होगा कि बी के साथ ए मिल गया, तो अब इसका भी मोल फ्रैक्शन 1 नहीं हो पाएगा, कुछ हिस्सा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, जीटा बी। तो बी का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी बी बराबर जीटा बी इंटू पी नॉट बी। क्लियर? अब मेरे को चाहिए, देखो देखो राउल्ट्स लॉ ऐसे हमारा खत्म हो गया, ये चीज हमको बताता है वो। अब उसके अंदर टोटल प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, मुझे पी टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, भैया तुम कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो तो पी ए, तुम कितना कर रहे हो तो पी बी, बोलो हाँ या ना। बस दोनों का प्रेशर मैं उठा करके ऐड कर दूंगा। तो अब वैल्यू पुट करता हूँ, जीटा ए पी नॉट ए, चलेगा, जीटा बी पी नॉट बी, चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है, आप देखोगे ना राउल्ट्स लॉ का जो एक्सप्रेशन, तो ये वाला लिखा रहता है, ये वाला टोटल जीटा ए पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी। ये कहाँ से आया, समझ में आया आपको? नहीं आया? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये टोटल प्रेशर पता करना है, टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो हम लोग जो है सो कि कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका पार्शियल प्रेशर ए निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे, और दोनों के वैल्यू को लेकर के जोड़ देंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर हमको मिल जाएगा। क्लियर? यहीं पे एक चीज हमको हेल्प करता है, मोल फ्रैक्शन वाला टर्म जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जीटा ए प्लस जीटा बी, अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, दोनों के मोल अंश का योग जो होता है वो 1 होता है। और उस टाइम पे आपको ये बताया भी गया था। तो अगर हम लोग ये करना चाहें थोड़ा सा, तो पी टी बराबर, आप चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो जो जीटा ए है उसको ऐसे लिख सकते हो,
1 माइनस जीटा वी, बोलो हाँ या ना। जीटा ए को 1 माइनस जीटा वी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आराम से आप लिख सकते हो। ये ऐसे आ गया, और ये कौन सा बना बोलो? पी नॉट वी, ये ही रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा, ये मत कर देना। प्लस जीटा वी पी नॉट वी, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो और सही से इसका डेरिवेशन कर लो, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा बताओ? पी नॉट ए माइनस जीटा वी पी नॉट वी। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश में मैं ऐसा करना चाहता हूँ, अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा सा वजन उठा लेना मेरे भाई। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, चलो मल्टीप्लाई करके देखो। अगर यहाँ पे पी नॉट ए से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए ये तो आएगा। अच्छा, पी नॉट ए में एक्स वी से जीटा वी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा। इधर भी देखो जीटा वी, ये देखो जीटा वी मल्टीप्लाई पी नॉट ए, यहाँ पे दिखेगा माइनस में, अरे बोलो हाँ या ना। और ये देखो प्लस में है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो प्लस वाले को मैंने पहले कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके बाद में, और दोनों में जीटा वी मेरे को दिख रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया। समझ आया? जितनी देर मैं समझा रहा हूँ ना उतनी देर में कर दिया होता, बस एक लाइन कम करने की कोशिश में मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वजन मत लेना है दिमाग पे, ये चीज़ है। तो आप अगर इसमें देखोगे, ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। कैसे आ गया बताता हूँ। प्योर फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में, दोनों के जो प्रेशर होंगे वो आपको दिए रहेंगे। आई बात समझ में? अब दोनों का प्योर फॉर्म में, उसका जो अब अकेला होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा वो आपको पता है। देखो ये भी क्या है, प्योर फॉर्म में, तो ये और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। और जीटा बी या जीटा ए दोनों में से कोई भी दे दे, आप एक तो निकाल ही सकते हो। ये बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अगर आपको होगा सर जीटा ए दे दिया देता हो तो भाई जीटा भी आपको पता है ना, 1 माइनस जीटा ए हो जाएगा, निकाल के घटा के रख लो वैल्यू। अब जीटा भी दिया है तो क्या दिक्कत है, फिर समस्या क्या, उसी को डायरेक्टली पुट कर दो। है ना, बोलो। तो सिर्फ क्या चाहिए आपको, सिर्फ इसमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और फिर आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं तो आप करते रहिए फिर यहाँ से, इसका निकालिए पार्शियल प्रेशर, इसका निकालिए पार्शियल प्रेशर, फिर दोनों को जोड़िए, देन आएगा टोटल प्रेशर। समझ आया? तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ खेलना सीखो और ये याद कर लो आप। कोई दिक्कत? सुनाई दिया? चलो जल्दी से करेंगे ये। तो राउट स्लो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? पूरा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो मेरे सवाल का आंसर करो, राउट स्लो क्या बताता है? आसान भाषा में क्यों नहीं बोलते आप लोग? अगर दो वाष्पशील अवयव आपस में मिले हुए हैं और उन दोनों के वाष्प बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, इवेपोरेशन चल रहा है, तो अपने बर्तन में जो दाब उत्पन्न करेंगे, कुल दाब जो उत्पन्न होगा, टोटल प्रेशर, उसका आंशिक दाब, मतलब उसका अपना पार्शियल प्रेशर, अपना हिस्सा कितना होगा उनका, वो एक एक कंपोनेंट कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो ज्ञात करने के लिए राउल्ट्स नियम हम पढ़ते हैं। सही बात समझ? अब वो होता कितना है, तो वो पार्शियल प्रेशर इतना होता है कि अगर वो प्योर फॉर्म में होता तो जितना प्रेशर वो क्रिएट कर रहा था अपना, उसका मल्टीपल आ जाता है, उसका गुणनफल हो जाता है, उसमें गुणा में आ जाता है क्या, अगर उसके साथ कुछ मिल गया तो उसमें अब उसका कितना मोल फ्रैक्शन रह गया, उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई वो प्योर फॉर्म में जो था उसका जब टोटल प्रेशर था उसके साथ। यानी पी ए बराबर जीटा ए इंटू पी नॉट ए, पी वी बराबर जीटा बी इंटू पी नॉट बी, और टोटल प्रेशर बराबर पी ए प्लस पी वी। पी ए क्या है पता है, पी वी क्या है पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। यानी पी टोटल बराबर जीटा ए पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी। अब किसी एक को मैंने चेंज कर दिया मोल फ्रैक्शन वाला तरीका से, और ये शॉर्टकट सामने पड़ा हुआ है हम लोगों के बहुत अच्छा सा, कि टोटल प्रेशर ऐसे हो जाएगा। अगर आप चाहते हो जीटा एक एटम में निकालना तो निकाल सकते हो, वो कुछ ऐसे आ जाएगा, पी टी बराबर, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला, कौन सा आ जाएगा, पी नॉट बी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जीटा ए आ जाएगा, और ये जो पी नॉट बी दिख रहा है ना, यहाँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ जाएगा। देखो मैंने सबको रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलो मैंने इसमें इसको चेंज किया था ना, जीटा ए को चेंज किया था यहाँ पे। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जैसो कि इसको चेंज ना करते, ठीक है, आप अगर इसको चेंज करते तो ये वाला आता, नीचे वाला ये वाला आता यहाँ पे। यही पी टी बराबर, देख ही लो एक बार, लिखना मत, बस देख लो, जीटा ए को चेंज मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो,
पी नॉट ए इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको चेंज कर दो, तो 1 माइनस जीटा ए तो कर ही सकते हो इसको, अरे हाँ ना बोलो, तो 1 माइनस जीटा ए कर दो, इंटू क्या, पी नॉट बी। चलो इस बार मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ, बुखार कम हो जाएगा आप लोग। जीटा ए पी नॉट मल्टीप्लाई करो जरा, तो पी नॉट बी वंस होगा तो ये रहेगा माइनस पी नॉट बी जीटा ए, चलेगा। अब पी नॉट बी देखो प्लस में, इसको पहले मैंने लिख दिया, इतना तो क्लियर है। अब ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो इन दोनों में देखो जीटा ए कॉमन है, निकाल लो, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ गया, समझ आया, कोई दिक्कत। और फिर से जो इसके पहले वाला था वो क्या था, याद है कि भूल गए आप लोग, यहाँ पे क्या था, पी नॉट ए प्लस जीटा बी, और यहाँ क्या था, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। याद कैसे करोगे बताता हूँ, जीटा बी अगर इनटू में है तो देखो जीटा बी है, बी का जो मोल फ्रैक्शन है तो उसी का प्रेशर माइनस ए का प्रेशर, ये देखो आसपास में सेम है, क्लियर, ये प्लस में यहाँ पे है, क्लियर। और अगर यहाँ पे बी ले रहे हो तो ये वाला कौन सा है, ए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मान लो कि भूल गए, चाहे दिमाग में रखना चाहते हो कि टोटल प्रेशर का वो जो फॉर्मूला है मेरे को याद रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले याद करो कि यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, ए लिखना चाहते हो कि बी लिखना चाहते हो। अगर यहाँ ए लिखना चाहते हो, मान लो जीटा ए लिख रहे हो, एक्स ए लिख रहे हो, तो भैया आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी नॉट ए, ठीक है। और अगर ये समझ में आ गया तो बगल में क्या बैठा दो, और प्लस में क्या चाहिए, इसका उल्टा यहाँ पे, यहाँ और यहाँ ये सेम रहेगा। अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए और अगर आप यहाँ पे जीटा बी लिखना चाहते हो, तो अगर यहाँ बी आया तो यहाँ बी आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, बस उसका उल्टा, और फिर यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा पी नॉट ए, बस खत्म, कोई दिक्कत। और क्या बताएं आप, समझ आया, तो हर तरीके से बता दिए, याद करने का क्लू भी दे दिए, थोड़ा सा ऐसे करोगे एक दो बार प्रैक्टिस याद रह जाएगा, और क्वेश्चन करोगे तो बार बार यूज करोगे ही, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में इससे ज़्यादा क्या बताएं, है कि नहीं, बाकी अगले क्लास में।